हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी। डियर फ्रेंड्स, हम लोग पिछले टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का जो दूसरा काइंड्स है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़े, उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज शुरू करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो जिस तरह से हम लोग ने फ्यूचर इंडेफिनिट में देखे कि उसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका था कि मेन जो वर्ब है उसके साथ गा गे गी लगा हुआ रहे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भाग समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर है डियर फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसकी पहचान कैसे करेंगे कि मेन वर्ब के साथ यानी मूल जो क्रिया होगा उसके साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ऐसे शब्द यदि मूल क्रिया के साथ लगा रहे तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, सीता किताब पढ़ रही होगी। अब सीता किताब पढ़ रही होगी में सीता तो सब्जेक्ट हो गया, किताब ऑब्जेक्ट हो गया और पढ़ना वर्ब हुआ, और इस जो ये मूल क्रिया इसके साथ रही होगी लगा हुआ। दैट मीन्स ये हमारा जो वाक्य है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट है मोहन बाजार जा रहा होगा। तो जाना क्या है, मूल जाना वर्ब है और उसके साथ रहा होगा जुटा हुआ। वो 5 बजे काम कर रहा होगा। तो काम करना क्या है, वर्क मीन्स काम करना, तो ये काम करना क्या है, मूल क्रिया और उसके साथ रहा होगा जुटा हुआ है। कल हम लोग बाजार जा रहा होऊंगा, यानी कल हम लोग बाजार जा रहा होऊंगा, या कल शाम हम लोग या कल सुबह हम लोग बाजार जा रहा होऊंगा, तो यानी जाना के साथ रहा होऊंगा लगा हुआ है। तो ऐसे वाक्य को हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम अपने वाक्य को आइडेंटिफाई कर लिए कि जो टेंस होते हैं जो 12 काइंड्स है उसमें से ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो इसे अब हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए है स्ट्रक्चर, यानी इसे किस स्ट्रक्चर पर हम पुट करेंगे। तो कहता है पहले सब्जेक्ट प्लस विल बी, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग पढ़े विल, और यहाँ पर है विल बी जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, या आई, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर हो, सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज होगा। नेक्स्ट है वर्ब प्लस आईएनजी यानी V4 का यूज होगा, और ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर थिंग। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पर हम सारे वाक्य को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य, यानी वैसा वाक्य जिसमें नकारात्मक का भाव नहीं हो, जिसमें नहीं लगा हो, या फिर ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न का भाव नहीं हो, जिसमें प्रश्न पूछने का भाव नहीं हो। जैसे सीता किताब पढ़ रही होगी, तो सकारात्मक वाक्य है कि किताब पढ़ रही होगी। यदि रहता कि सीता किताब नहीं पढ़ रही होगी तो वो निगेटिव वाक्य होता। या रहता कि क्या सीता किताब पढ़ रही होगी, तो वो इंटेरोगेटिव होता। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं और बनाते हैं। जैसे सीता किताब पढ़ रही होगी, पहले कहता है सब्जेक्ट क्या है, सीता। उसके बाद कहता है विल बी, तो विल बी हो गया। उसके कहता है वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड, उसमें आईएनजी लग गया तो रीडिंग, और ए बुक, सीता विल बी रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट है मोहन बाजार जा रहा होगा, तो मोहन विल बी गोइंग टू मार्केट। फिर है क्या, कल हम लोग बाजार जा रहा होगा, तो ये जो कल है इसको आप पहले भी लिख सकते हैं या फिर लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो कल हम लोग बाजार जा रहा होगा, तो वी विल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो।
ओके। और यहाँ पर क्या है, वो 5 बजे काम कर रहा होगा, तो वो यानी ही विल बी वर्किंग, काम करना, वर्किंग एट 5। डियर फ्रेंड्स, यदि हम एट के बाद सिर्फ 5 लिखते हैं, 5 बजे से, 6 बजे से, 10 बजे से, तो हम एट 6, एट 5, एट 7, एट 10 लिख देते हैं। दैट मीन्स 5 बजे से होता है, तो ही विल बी वर्किंग एट 5। ओके, तो ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का उदाहरण था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं निगेटिव, कि हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पिछले टेंस की तरह ही निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले टेंस में या प्रेजेंट या पास्ट कोई भी टेंस उठाएं, जैसे कि हैड बीन था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो हैड और बीन के बीच में नॉट जोड़ते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर विल और बी के बीच में नॉट जोड़ देंगे, बाकी सेम चीज रह जाएगा, तो वो निगेटिव हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे देखिए, इसी सेंटेंस को यदि हमें निगेटिव में बनाना हो तो क्या लिखेंगे, सीता विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। क्या किए, सीता विल बी रीडिंग ए बुक, तो विल और बी के बीच में सिर्फ नॉट ऐड कर दिए, सीता विल नॉट बी। यहाँ देखिए, विल और बी के बीच में नॉट जोड़ दिए तो वो निगेटिव बन गया, है ना। तो सीता विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। इस विल नॉट को पिछले टेंस में पढ़े थे कि वोंट भी बोल सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीता वोंट बी रीडिंग ए बुक। ओके, वो कुछ नहीं कर रहा होगा, वो यानी ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। डियर फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात है कि कुछ नहीं, सम मीन्स भी कुछ होता, समथिंग, या फिर एनीथिंग मीन्स कुछ होता है। लेकिन जब नकारात्मक का भाव व्यक्त हो तो कुछ नहीं का जो मीनिंग होता है वो एनीथिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक भाव निकल रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। ओके, अब यदि इसी का यदि हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो, इसी का इंटेरोगेटिव बनाना हो, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो, तो सिर्फ क्या करेंगे, जो विल है उसे हम लोग पहले लिखेंगे, यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कर देते हैं, एक ही बार में दोनों हो जाएगा निगेटिव। तो विल को हम लोग यहाँ पर ले आए, यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे इसे, यदि हमें इससे बनाना रहे कि क्या वो कुछ नहीं कर रहा होगा, इसको लिखेंगे कि क्या वो कुछ नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले कहता है विल, तो विल ही नॉट बी डूइंग एनीथिंग। ओके, विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। तो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव जैसे ही वाक्य में आ जाए तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है तो वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि मूल हेल्पिंग वर्ब है विल, और वी जो है उसे यहीं पर रहने देंगे, उसके बाद नॉट जोड़ देंगे, उसके बाद विल, यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब यहाँ पर हमने एक वाक्य लिखा है कि आई विल बी एट होम टुमारो। यहाँ पर जो विल बी का यूज हुआ है वो विथ वर्ब प्लस आईएनजी के साथ हुआ है। अब यदि मेरा ऑब्जेक्ट रहा ही नहीं या फिर एनीथिंग कुछ नहीं रहे, जैसे कल मैं घर पर होऊंगा, यहाँ पर देखिए कि कल मैं घर पर होऊंगा, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मैं सब्जेक्ट, उसके बाद आई विल वी, यहाँ पर तो वर्ब है नहीं। यदि मैं रहता कि कल मैं घर पर खेलूंगा या मैं कल घर पर पढ़ूंगा, तो वहाँ पर मेरा वर्ब आता, तो वी प्लस आईएनजी लिखेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी। अब वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं, वर्ब नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, जैसे कल मैं घर पर क्रिकेट खेलूंगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो अदर थिंग क्या है, आई विल बी एट होम, घर पर, एट होम
और टुमारो। कहने का सेंस ये हुआ कि अभी मेरा ये जो स्ट्रक्चर है, तो अभी सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं तो नहीं लिखेंगे। जैसे इसी को दे रहता है कि आई विल बी इन द पार्क टुमारो इवनिंग, कल शाम मैं पार्क में होऊंगा। इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं है। आई विल बी इन द पार्क टुमारो इवनिंग। यदि इसी को रहता कि कल शाम पार्क में मैं क्रिकेट खेलूंगा, तब आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क टुमारो इवनिंग। तो ध्यान यही देना कि जो चीज को हमें नीड हो वही चीज यहाँ पर पुट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। अब इसमें जो चीज का हमें नीड है उस चीज को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ओके। अभी देखिए आगे देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, चूंकि हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि यदि मूल क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा लगा रहे, तो उसे हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे और उसे दिए हुए स्ट्रक्चर पर हम लोग बनाएंगे। किंतु सभी वाक्य जिसमें रहा होगा, रहे होंगे, लगा हुआ रहे, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं होता। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करने में। तो हम लोग इस चीज़ को, इस कन्फ्यूज़न को इस एग्जाम्पल से दूर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है सब्जेक्ट प्लस वुड बी, सब्जेक्ट प्लस मे बी, सब्जेक्ट प्लस माइट बी, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल बी नहीं है, विल बी की जगह पर वुड बी है, या मे बी है, या माइट भी है, अब मस्ट भी है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम वुड बी का यूज कब करेंगे, मे बी का यूज कब करेंगे, माइट बी का यूज कब करेंगे और मस्ट बी का यूज कब करेंगे। तो जनरली कंफ्यूजन क्या होता है कि वुड बी और मे बी, माइट बी, मस्ट बी का यूज कहाँ करेंगे। तो अभी तक हम लोग जो फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि हम लोग हैं तो वर्तमान में, लेकिन बातें भविष्य की कर रहे हैं, बातें आने वाली समय की कर रहे हैं। जिसे कल शाम मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो एक्चुअली में हम लोग हैं वर्तमान समय में, लेकिन प्लान फ्यूचर के बना रहे हैं, प्लान आने वाले समय के बारे में बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं खुद वर्तमान में ही रहूँगा, वर्तमान में रहने और वर्तमान के ही बारे में योजना बनाने पर वुड बी, मे बी, माइट बी या मस्ट बी का यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस वक्त मेरा बेटा पढ़ रहा होगा। इस वक्त यानी इस वक्त मेरा बेटा पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वक्त मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, दैट मीन्स अभी प्रेजेंट में हम लोग हैं और प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट समय में ही फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे हैं, उस आने वाले समय की नहीं। इस वक्त मेरा बेटा खेल रहा होगा, यानी अभी खेल रहा होगा। यानी जब फ्यूचर टेंस का बोध वर्तमान समय में किया जाए तब वहाँ पर हम लोग विल बी का यूज नहीं करते हैं, उसके जगह पर वुड बी, माइट बी, मस्ट बी, मे बी का यूज करते हैं। अब किस किस कंडीशन में ए वुड बी, मे बी, माइट बी का यूज होता है उसे हम बाय एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इस वक्त मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, यानी वर्तमान समय में ही फ्यूचर की बात हो रहा है, वर्तमान समय में ही फ्यूचर का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माई सन, यानी सब्जेक्ट जो है माई सन वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, इस वक्त, तो एट दिस टाइम। यानी जब संभावना, जब पॉसिबिलिटी 80% हो, 90% हो कि इस वक्त मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, जानते नहीं है, देखे नहीं है, बट एक पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, तब वैसे वाक्य को जब हम बनाएंगे तो माई सन वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, ना कि माई सेल्फ विल बी रीडिंग एट दिस टाइम। ये गलत है ना, क्योंकि आदि इसी वाक्य को हम बोलेंगे कि मेरा बेटा कल पढ़ रहा होगा, यानी आने वाले समय में, तब वहां पर लिखेंगे कि माई सन विल बी रीडिंग
टुमारो, कल मेरा बेटा पढ़ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर है क्या कि इस वक्त मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, यानी फ्यूचर का जो सेंस हो रहा है वो वर्तमान समय के लिए हो रहा है, तब वुड बी का यूज करेंगे। मे बी का यूज, जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ही वुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम, सी वुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम, वह इस समय खेल रही होगी, है ना। तो ऐसे वाक्य को हम वुड बी से बनाते हैं। और जब पॉसिबिलिटी, जब संभावना 50% का हो, 50-50 हो, कि मान लीजिए कि यदि हम बोलें कि शायद वह नाच रही होगी, शायद वह नाच रही होगी, तब कैसे बनाएंगे? ही मे बी डांसिंग, ही मे बी डांसिंग। और यदि हम बोले कि वो अवश्य नाच रही होगी, 100% नाच रही होगी, यानी पॉसिबिलिटी जहाँ 100% हो वहाँ हम लोग मस्ट बी का यूज करेंगे। जैसे वह अवश्य नाच रही होगी, वह 100% नाच रही होगी, तो सी मस्ट बी डांसिंग, ओके। या सी मस्ट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, वह इस समय 100% खाना बना रही होगी। तो जहाँ पर 100% की संभावना का बोध हो वहाँ पर मस्ट बी का यूज करेंगे। तो फिर माइट बी का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पर पॉसिबिलिटी सबसे कम हो, यानी जहाँ संभावना सबसे कम हो, कि वहाँ पर हम लोग माइट बी का यूज करेंगे। जैसे शायद वो इस समय खाना बना रही होगी, शायद वो इस समय खाना बना रही होगी। जैसे बोलने का सेंस होता है ना, ये एक्चुअली में वुड बी, मस्ट बी, माइट बी का जो हम लोग यूज करते हैं, ये सारे ये जो जितने भी वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी हो गया, तो ये इन चारों वर्ड का यूज हम वैसे कंडीशन में करते हैं जो कि टोटली आपके सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। यानी जहाँ पॉसिबिलिटी 80 to 90% रहेगा वहाँ वुड बी का यूज करेंगे, जहाँ 100% की पॉसिबिलिटी रहेगी वहाँ पर मस्ट बी का यूज करेंगे, और जहाँ पर बिल्कुल कम शायद वह नाच रही होगी, तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? सी माइट बी डांसिंग, शायद वह खेल रहा होगा, सी माइट बी प्लेइंग। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, आपके कंडीशन पर, आपके हाव भाव पर ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप इसे किस रूप में बोल रहे हैं। यदि हम लोग बोलते हैं कि सी वुड बी डांसिंग, तो वो नाच रही होगी, वो नाच रही होगी। ये हम लोग बोलते हैं कि सी वुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम, वह इस समय खेल रही होगी। लेकिन यदि पॉसिबिलिटी 100% हो, यानी वह 100% इस वक्त नाच रही होगी, तो इस चीज को यदि हम बनाएंगे तो बोलेंगे सी मस्ट बी डांसिंग एट दिस टाइम। और यदि इसी चीज के कम पॉसिबिलिटी का बोध शो करते हुए बोलेंगे तो बोलेंगे कि सी माइट बी डांसिंग एट दिस टाइम, ओके। तो यहाँ जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि विल बी का यूज करें या वुड बी या माइट बी या मस्ट बी का, तो डियर फ्रेंड्स आई थिंक हम समझते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर में आपको विल बी जो कि बी वर्ब प्लस आईएनजी के साथ यूज होगा, और वर्ब प्लस आईएनजी का यूज कब नहीं होगा? जब ऑब्जेक्ट नहीं हो, जब वर्ब नहीं हो, तो विदाउट विल बी का यूज करेंगे। और जब प्रेजेंट में रहकर ही फ्यूचर टेंस का बोध हो तो हम वैसे वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं, तो वुड बी, मे बी और माइट बी, मस्ट बी का वर्ड यूज करते हैं, ना कि विल बी का। तो डियर फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और विल बी, माइट बी, वुड बी, मस्ट बी में क्या डिफरेंसेस है, कहाँ कंफ्यूजन होता है, वो आज आपको दूर हुआ होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ खूब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो डियर फ्रेंड्स टिल देन बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ओके। हैव ए सेफ डे, थैंक यू।